एक माइक्रो ड्रामा लिखने के दौरान किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए उनके बारे में मैं बताऊंगा आज के इस एपिसोड में। साथ ही अपनी इंटरेस्टिंग कहानी असिस्टेंट से डायरेक्टर तक की अपनी जर्नी उसे भी आगे जारी रखूंगा। हाय, मैं हूं अमित झा और आप देख रहे हैं एजे इज मूवी वर्ल्ड, जहां आपके सपनों को हकीकत बनने का रास्ता दिखाया जाता है। Try to play it, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing now. अगर आप पहली बार माइक्रो ड्रामा लिख रहे हैं तो उसका बेस्ट तरीका है पहले एक कहानी सोचिए। कहानी कहां से शुरू होती है और कहां पे जाके खत्म होती है। उसके बाद अपने कैरेक्टर को दिखाते समय इस चीज को क्लियर रखिए कि कोई कैरेक्टर अगर पॉजिटिव है तो वो शुरू से ही पॉजिटिव दिखे और अगर कोई नेगेटिव है तो वो भी शुरू से ही नेगेटिव दिखे। इस एक्सप्लेनेशन में मत पड़िए कि कोई कैरेक्टर पॉजिटिव क्यों है और कोई कैरेक्टर नेगेटिव क्यों है। उसके बाद जब कहानी आगे बढ़ाएं तो इन पॉजिटिव और नेगेटिव कैरेक्टर्स के बीच में हमेशा कॉन्फ्लिक्ट्स दिखाइए और उसे एग्जेजरेट कीजिए, मतलब बढ़ा चढ़ा करके दिखाइए। आप देखेंगे जब आप ऐसा करेंगे आपका माइक्रो ड्रामा ऑटोमेटिकली बहुत ही अच्छा बनता जाएगा। माइक्रो ड्रामा लिखते समय आपको इस चीज का ध्यान रखना होगा कि पहले एपिसोड के पहले मिनट के अंदर कोई बहुत बड़ा ड्रामा दिखे ही। अगर ऐसा होगा तो आप ऑडियंस को मजबूर कर देंगे पूरा सीरीज देखने के लिए। माइक्रो ड्रामा के डायलॉग्स छोटे और असरदार होने चाहिए, लंबे डायलॉग्स नहीं लिखने चाहिए। अगर बहुत जरूरी है तभी आप किसी कैरेक्टर को लंबे डायलॉग्स दीजिए। माइक्रो ड्रामा लिखते समय सबसे जरूरी चीज है हर एपिसोड का कंप्लीट स्टोरी होना। जी हां, आप जब भी कोई स्टोरी लिखें किसी एपिसोड की तो वो एपिसोड खुद में एक कहानी होनी चाहिए। ऑडियंस को कभी भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि उस एपिसोड में ऐसा क्यों हो रहा है। अगर ये कंफ्यूजन हो रहा है तो समझ जाइए आपने माइक्रो ड्रामा के एपिसोड में कम मेहनत की है। आपको और डिटेलिंग करने की जरूरत है और मेहनत करने की जरूरत है और उस एपिसोड पे तब तक काम करने की जरूरत है जब तक वो एपिसोड खुद में एक कहानी ना बन जाए। हर एपिसोड का इंटरेस्टिंग एंड होना बहुत जरूरी है माइक्रो ड्रामा के स्क्रिप्ट में। अब आप बोलेंगे ऐसा कैसे करें? जब एक एपिसोड 1 से 3 मिनट की ड्यूरेशन का ही है तो इतने कम ड्यूरेशन में हर बार इंटरेस्टिंग एंड कैसे लाया जाए? एक्चुअल में देखा जाए तो ये पॉसिबल भी नहीं है, लेकिन एक तरीका है ऐसा करने का। इंडिया के राइटर्स को इसके बारे में पता होगा। फेक बिल्डअप दे करके, एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कोई सीन का एंड हैप्पी हैप्पी सा हो रहा है। मान लीजिए कोई कैरेक्टर हंस रहा है और ये तो बहुत अच्छी, तुम कट। अगर आपने ऐसा लिख दिया और ऑडियंस ने इस सीन को ऐसा देखा तो ऑडियंस हुक्ड हो जाएगी कि इस बंदे ने उस सीन में क्या देखा है। भले ही आप अगले एपिसोड में दिखाएं कि उस कैरेक्टर ने तुम कब आए ऐसा कुछ एक्ट किया और नॉर्मल सा ही सीन था, लेकिन उस छोटे से ड्रामा से आप ऑडियंस को मजबूर कर देंगे अगला एपिसोड देखने के लिए। लेकिन यहां पे एक और लर्निंग है। ये एक तरह से ब्रह्मास्त्र है जो आप कभी कभी ही यूज कर सकते हैं। आप बार बार यूज करेंगे तो आपका सीरीज खराब हो जाएगा। नॉर्मली आपका बिल्डअप और एंडिंग जेन्युइन होना चाहिए। आप कभी कभी इस ब्रह्मास्त्र का उपयोग करके पूरी कहानी, पूरी सीरीज की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं। चलिए, कहानी शुरू करने के पहले जान लेते हैं कि अभी तक हमने क्या क्या सुना है। अभी तक मैंने आपको बताया है कि कैसे झूठ बोल करके कि मैंने पहले भी 2 साल एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर काम किया है। मुझे मेरा पहला काम मिला था और अपने पहले शूटिंग सेट पे जब मैं पहुंचा तो एक स्पॉट दादा ने मुझे वहां अंदर जाने से रोक दिया, ये कह करके कि अंदर कभी सौतन कभी सहेली नाम के सीरियल की शूट ही नहीं हो रही। मेरा तो दिल ही टूट गया। मैं वहां से जाने ही वाला था कि तभी मैंने देखा कि वहां रश्मि पहुंची। रश्मि वही लड़की थी जिसने वहां शूटिंग के लिए मुझे भेजा था। और फिर रश्मि ने मुझे बताया कि स्पॉट दादा ने जब कहा था कि वहां कभी सौतन कभी सहेली नाम के सीरियल की शूटिंग नहीं हो रही है तो वो सच कहा था। इसके अलावा रश्मि ने यह भी कहा कि उसने जब ये कहा था कि वहां कभी सौतन कभी सहेली नाम के सीरियल की शूट है तो ये भी सच है। अब मैं कंफ्यूज हो गया, ये दोनों बातें एक साथ कैसे सच हो सकती थी। तभी रश्मि ने मुझे नीचे दिखाया। मैंने नीचे देखा और देखा कि वो कुछ पेटी रखे हैं, मतलब शूटिंग लाइन में ना स्टील की पेटियां होती है बड़ी बड़ी। मैंने देखा वो पेटियां वहां रखी हुई है और कुछ एक स्पॉट बॉय उसे लेकर के जा रहे हैं।
पहले तो मुझे समझ में नहीं आया कि वो क्या बोलना चाह रही है, लेकिन फिर मैंने जब ध्यान से देखा तो मुझे स्ट्राइक किया। मैंने बोला, कभी सौतन कभी सहेली। रश्मि ने मेरी तरफ देखा, स्माइल करके बोला, अमित तुम बातें जरूर गांव वाले की तरह करते हो, लेकिन गवार नहीं हो, दिमाग है तुम्हारे पास। बेसिकली उन पीटीओ पे ना KSKS लिखा हुआ था। KSKS का फुल फॉर्म था कभी सौतन कभी सहेली। रश्मि ने मुझे बताया कि नॉर्मली यहाँ सेट पे जितने भी लोग हैं उन्हें इस शो का पूरा नाम नहीं पता, उन्हें यही पता है कि KSKS इस शो का नाम है। तो जब स्पॉट दादा ने मुझे कहा था कि यहाँ कभी सौतन कभी सहेली की शूटिंग नहीं हो रही है, किसी और की शूटिंग हो रही है, तो उन्होंने सच कहा था। उसके बाद रश्मि और वो प्रोडक्शन वाले ने जब मुझे इस जगह पे ये कह करके बुलाया था कि यहाँ कभी सौतन कभी सहेली की शूटिंग है, तो उन्होंने भी सच ही कहा था। तो इस तरह से मुझे ये सब चीज़ें समझ में आया और फिर रश्मि मुझे लेकर के अंदर की तरफ गई। अंदर स्टूडियो था, बहुत सारे लाइट्स लगे हुए थे। मैं इस चीज़ को देखने के लिए कितने सालों से तरस रहा था। मुझे याद है बचपन से ही जब भी कोई फिल्म देखूं, कोई शॉट ऐसा, मुझे याद है मिशन कश्मीर वो फिल्म का नाम था, उसमें एक शॉट है कमल का फूल ना ऐसे अंदर जाता है। मैंने जब वो फिल्म देखा, मुझे फिल्म तो एक्साइटिंग लगी, लेकिन मुझे अंदर से हमेशा ये फीलिंग था, यार वो कमल का फूल जब अंदर जाता मैं खींचना चाहिए था अंदर। तो मुझे फिल्म को लेकर एक्साइटमेंट हमेशा से रहा, फिल्म मेकिंग को लेकर के। और सोचिए इतने एक्साइटमेंट वाला आदमी जब उस स्टूडियो में घुसा हो पहली बार, उस स्टूडियो का हिस्सा बन करके के, तो मतलब मेरी अंदर की एक्साइटमेंट क्या होगी आप समझ सकते हैं। और तभी रश्मि ने मुझे सबसे इंट्रोड्यूस कराया, सबसे हाय हेलो हुआ और उसके बाद रश्मि वहाँ से चली गई। जाने के बाद अब मेरा अगला टफ पीरियड शुरू होने वाला था। मेरा काम एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर जो मुझे अब करना था, जिसके बारे में मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था। मैं खड़ा था, तभी मैंने देखा एक आदमी आया और उसने बोला, हाय आई एम सुशील सर। सीरियसली उन्होंने अपना नाम सुशील सर कहा था, सुशील, सुशील नहीं, सुशील सर। मैंने देखा तो एक कुछ 40-45 साल के रहे होंगे, वो लंबे बाल थे, मिथुन चक्रवर्ती स्टाइल के बाल थे कुछ, और कॉलर टी शर्ट था लाइन वाला, टग इन किया हुआ था उन्होंने पैंट में, और जीन्स पैंट पहना था लूज वाला, और सामने एक बड़ा सा बकल था कुछ गनमन बना हुआ। तो उन्होंने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया हुआ था, मैंने भी उनसे हाथ मिलाया और मैंने बोला, हाय सर। तो बोले, मैं डायरेक्शन का सीनियर हूँ तुम्हारा। मैंने बोला, यस सर, अमित। बोला, ये अमित, आज से ना तुम TCR लिखोगे। मैंने भी फट से TCR लिया, मैंने बोला, ये यस सर, हम कर लेंगे। उसके बाद वो चले गए भाई। उसके बाद वो लाल पीला पेज वाला वो TCR बुक देखकर मैं पूरा कंफ्यूज हो गया, क्या लिखा हुआ है इस पर। कुछ चीज़ें तो इंग्लिश में थी तो समझ में आ रही थी, डेट लिखना है, ये सब लिखना है, लेकिन ये मतलब इन आउट ये सब क्या है, ओके टेक, डिस्क्रिप्शन किस चीज़ का, बहुत कंफ्यूजन चल रहा था। मुझे कुछ भी नहीं पता था, मैं समझ ही नहीं पा रहा था क्या लिखना है। तभी बाहर से कुछ चिल्लाने की आवाज़ आई। मैं झट से बाहर गया तो देखा सुशील जी और एक कोई दादा थे, वो दोनों आपस में चिल्ला के बात कर रहे थे, ऑलमोस्ट झगड़ रहे थे। टॉपिक जो झगड़े का था वो बेसिकली था टेप के ऊपर डिस्क्रिप्शन। नॉर्मली जैसे आज के दिन में चिप यूज़ होते हैं ना, तो उस समय टेप्स यूज़ होते थे कैमरे में, चिप्स नहीं। और टेप भी नया आया था उस जमाने में, DG बीटा टेप बोलते थे उसे, उसके पहले बीटा टेप होता था। तो DG बीटा का ना कुछ डिस्क्रिप्शन है ना अलग लिखा जाता था उसके पीछे, जो कि अलग होता था बीटा से। तो सुशील जी जिन्होंने कल का ये टेप लिखा था वो शायद गलत कर दिया था, और इस बात को लेकर के वो बंदा जो आया था वो बेसिकली पोस्ट से आया था, यानी एडिट से, और वो कंप्लेन कर रहा था, और सुशील जी अपनी गलती नहीं मान रहे थे। मतलब सॉरी, सुशील सर अपनी गलती नहीं मान रहे थे। तो ये देख करके तो मेरी हालत खराब हो गई। और फाइनली जब अंदर आया तो बहुत टेंशन में, पसीने की, मैं सोच रहा था कि बाहर सुशील जी ने एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन लिखने में गलती कर दी तो इतना झगड़ा हो रहा है वहाँ। मैं तो पूरा TCR ही गलत लिखने वाला था, या फिर शायद लिखने ही नहीं वाला था, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था क्या लिखना है उसमें। मैंने झूठ बोला था कि मुझे 2 साल से एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर काम करने का एक्सपीरियंस है, और वो था नहीं। तो मतलब समझ नहीं आ रहा था क्या करूँ। थोड़ी देर में लोग नाश्ता भी करने चले गए, मैं नाश्ता भी नहीं करने गया क्योंकि कुछ मन ही नहीं कर रहा था कुछ करने का। बहुत डर लगा हुआ था, कभी कभी लग रहा था कि पता नहीं ये लोग मुझे पकड़ करके पुलिस के पास दे देंगे कि इसने चीटिंग की है, फॉर्जरी की है। 20-21 साल का गांव का आया हुआ लड़का, इससे ज़्यादा क्या सोच सकता था। तो समझ में नहीं आ रहा था क्या होगा, स्ट्रेस चल रहा था, लेकिन फिर भी बार बार अपने आप को संभालता था कि नहीं कर लूँगा। और फाइनली 9:10 पे मुझे याद है पहला शॉट लगा। वो शॉट था वॉल पे लगी एक टीवी का,
और डायरेक्टर थे इस्माइल खान। तो इस्माइल खान ने 9:10 पे एक्शन बोला और मैंने टी-शर्ट अपने हाथ में लिया और कुछ तो ऐसे करने की एक्टिंग करने लगा। एक बार शॉट कट हुआ, दूसरी बार फिर कट हुआ, फिर तीसरी बार कट हुआ, चौथी बार कट हुआ और फाइनली ओके टेक हुआ। जब ओके टेक हुआ तो मैं ऐसे कुछ कर रहा हूँ और तभी मुझे पीछे से आवाज़ आई, अमित। मैंने टर्न होकर के देखा तो सामने सुशील जी खड़े, ध्यान से मुझे देख रहे हैं और मेरे टीसीआर को देख रहे हैं। क्या हुआ, तुमने टीसीआर क्यों नहीं लिखा? तो हालत खराब हो गई, मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या बोलूं। वो और नजदीक आए, अरे बोल क्यों नहीं रही हो, टीसीआर क्यों नहीं लिखा? सर वो इसके आगे मैंने क्या बोला और कैसे इस सिचुएशन को संभाला, इसके बारे में मैं बताऊंगा अगले एपिसोड में। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा लोगों से, ताकि पर्दे से उनकी दूरी कम हो सके। अब अपने सपने को हकीकत बनाने के मिशन में जुट जाइए और इस मिशन में मदद करने के लिए मैं अगला वीडियो लेकर के आऊंगा अगले शुक्रवार को 5:54 शाम में। तब तक के लिए कीप ट्राइंग हार्ड अंटिल यू सक्सीड।